दर्शकों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका साहित्यांजलि कार्यक्रम में। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि साहित्यांजलि कार्यक्रम में हम हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं किसी एक ऐसी रचना से जो आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक हो। और आज इस कार्यक्रम के लिए हमने जिस विधा को चुना है वो है एक रेखा चित्र। तो राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र सुभान खां पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनील कुमार जी को। ये पेशे से तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन बहुत ही निपुण लेखक और कवि भी हैं। आप गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो जैसा कि हमने अपने दर्शकों से बात की कि आज हम एक अलग विधा पर बात करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, जो कि है एक रेखा चित्र। उस पर हम बात करें उससे पहले मैं चाहती हूं कि हमारे जो लेखक हैं आज के इस रेखा चित्र के, राम वृक्ष बेनीपुरी, इनके विषय में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। शिवानी जी धन्यवाद। हमारे जो आज के लेखक हैं उनका नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो बेनीपुरी जो है इनका जो जन्म स्थल अगर हम बात करें तो ये मुजफ्फरपुर बिहार के हैं और वहाँ एक गांव है बेनीपुर। तो इन्होंने अपने जो नाम के साथ ही बेनीपुरी लगा लिया क्योंकि वहाँ के मूल निवासी से 1399 में इनका जन्म हुआ वहाँ पे। और इन्होंने अपने जीवन काल में प्रारंभिक अवस्था की अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया और जिस कारण इनका जो पालन पोषण था वो इनके अपने ननिहाल में हुआ। और ननिहाल में ही इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा या जितना भी जीवन यापन था वहां पे किया। चूंकि इनके दौर का जो समय था वो हम कहें 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात करें तो तब का इनका दौर था। वहां पे इन्होंने क्या किया कि अनेक रचनाओं का सृजन किया अपने समय में। ये अगर इन पे बात करूं तो ये अपने समय में एक कुशल पत्रकार भी थे, एक मतलब लेखक थे, पत्रकार थे, समाज सेवी थे। और सबसे बड़ा इनका योगदान था कि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना भरपूर योगदान दिया। अगर मैं आपसे बात करूं तो 1930 से 1942 तक के समय में ये स्वयं जेल में रहे हुए हैं। और आप समझ सकते हो कि उस समय का दौर जो है वो किस तरह का था। भारत की आजादी की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें हमारे साहित्यकार हो, पत्रकार हो, समाज सेवी हो, सभी ने अपना भरपूर सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। और उसके लिए इन्होंने कई पत्रिकाएं भी निकाली। युवा इनकी एक पत्रिका है जो उस समय काफी प्रसिद्धि हुई। करमवीर बहुत उस समय की चर्चित पत्रिका थी और उसमें इन्होंने काफी संपादन का कार्य जो है किया। करमफल, करमवीर, कई पत्रिकाओं में इन्होंने संपादन के रूप में कार्य जो है वो किया। इसी के साथ साथ जो है लेखक की अब हम इनके थोड़ा समकालिक की भी बात कर लेंगे क्योंकि जिस दौर के ये लेखक हैं उस दौर के जितने भी लेखक थे वे सभी जो है स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान रहा है। अब चाहे आप निराला की बात ले लीजिए, चाहे आप माखनलाल चतुर्वेदी की बात ले लीजिए। चतुर्वेदी जी ने भी कई बातें करी हैं। माखनलाल पुष्प की अभिलाषा से किस तरह से लोगों को प्रेरित करते थे कि आओ और देश की जो आजादी में है अपना योगदान दो। अब इसके साथ साथ इन्होंने कई रचनाएं भी रची। हम जिस रचना पे आज बात कर रहे हैं वो जैसा कि आप बता चुके हैं दर्शकों को कि आज इनकी एक रेखा चित्र पे बात हो रही है। तो ये इनका थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि पृष्ठभूमि में किस प्रकार ये रहे और किस तरह का वो दौर था और उस दौर में किस प्रकार से लेखक जो थे वो भी अपने समाज सेवी सबके साथ मिलके जो है देश को किस तरह से आगे ले जाने का कार्य करते थे। और इनके जो रचनाओं के जो विषय हैं वो समाज से ही जुड़े हैं। समाज के साथ साथ इनका जो ज्यादा झुकाव था वो ग्रामीण पक्ष की ओर था। चूंकि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र से ये स्वयं आते थे तो ग्रामीण क्षेत्र से इनका जुड़ाव जो है वो देखने को ही मिलता था। और उसी तरह से ये इनका हम जो प्रारंभिक परिचय है वो
होता है। बिल्कुल, आपने कहा कि समाज को लेकर इन्होंने ज्यादा लिखा है और इनकी सभी रचनाओं में वो चीज, वो पक्ष हमें देखने को मिलता है। आज हम जिस रेखा चित्र पर बात कर रहे हैं, माटी की मूर्तें किताब से उसे लिया गया है, और रेखा चित्र हम बार बार दर्शकों को बता रहे हैं जो कि एक साहित्येतर विधा है, बिल्कुल अलग एक विधा है। तो ये रेखा चित्र क्या है, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को आप इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। देखिए, साहित्य लिखा गया, अगर हम साहित्य के प्रारंभिक अवस्था की बात करें तो पद्य और गद्य दो ही विधाओं में साहित्य की रचना होती थी, और फिर जैसे जैसे साहित्य का कलेवर बढ़ता गया ऐसे ऐसे नई विधाओं का जन्म होता गया। तो ये कथेतर जो साहित्य है इसका भी जन्म हुआ, और इसमें कई विधाएं आती हैं हमारे यहाँ। अगर हम देखने को आए, आत्मकथा हो गई, संस्मरण हो गया, आपका रेखा चित्र हो गए, या आपका निबंध, रिपोर्टाज, मतलब अन्य कई आलोचना हो गई। ये सारी विधाएं जो है साहित्येतर विधाएं हैं जो कि पूर्ण रूप से साहित्य के साथ जुड़ी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये साहित्य से इतर है तो अलग है, अलग नहीं है, साहित्य से जुड़ी हुई है, चूंकि सब में अलग अलग तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर हम आत्मकथा की बात करें तो व्यक्ति के स्वयं की बात आती है। अगर हम संस्मरण की बात करें तो आप किसी विशिष्ट व्यक्ति के याद में जो है किस संस्मरण लिखते हो जो व्यक्ति आपको प्रभावित करता है। उसी तरह से रेखा चित्र जो है ये भी एक अलग विधा है, और इसमें मूल रूप से ये अंग्रेजी के स्केच शब्द से इसका अनुवाद हुआ है। और इसमें जैसा कि स्केच में आप सब जानते हैं कि किस तरह से जो चित्रकार है वो रेखाओं के माध्यम से चित्रों का सृजन करता है, उसी प्रकार लेखक जो है वो शब्दों के माध्यम से जो है सृजन अपना करता है। अब रेखा चित्र में क्या चीज जरूरी है कि रेखा चित्र में हम देखते हैं कि वास्तविकता की ज्यादा गूंज नजर आती है, कि लेखक कोई भी रचना लिखता है तो वो रचना जो है वो वास्तविकता के अधिक निकट होती है। आप संस्मरण को फिर भी आप कल्पना का उपयोग करके संस्मरण जो है वो लिख सकते हो, किसी की याद है, आपको स्मरण है और कितना स्मरण है, फिर उसको याद करते हुए आप लिखते हो। लेकिन रेखा चित्र में जो मूलभूत समाज में जो घटना घटी रहती है उसका जिक्र रहता है। तो ये सारा हम रेखा चित्र में जितना भी स्वरूप है वो सब देखने को हमें मिलता है, जो कि आगे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस रेखा चित्र को, किस तरह से ये स्वरूप जो है उनके साथ जुड़ा है, लेखक के साथ भी जुड़ा है, और लेखक ने जो घटना उठाई है इसमें वह घटना किस तरह से लेखक के अपने व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हुई नजर आती है। क्योंकि रेखा चित्र में घटनाएं जो है वो रेखा के माध्यम से ही हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं, और इसमें एक कथा शुरू से लेके अंत तक जो है वो रहती है। एक घटना हो गई, चाहे एक विषय हो गया, या मतलब आप किसी स्थान पे गए, किसी स्थान विशेष की आपको कोई स्मृति याद आ गई या कोई घटना आपको प्रभावित कर जाती है, तो ये सभी जो जितनी रचनाएं हैं ये हमें रेखा चित्र में देखने को मिलती हैं। बहुत खूबसूरती से आपने समझाया कि जिस प्रकार एक कलाकार अपने कला के माध्यम से किसी का व्यक्तित्व उभारता है, एक लेखक अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्ति का व्यक्तित्व उभारता है। आज हम सुभान खां इस रेखा चित्र पर बात करने जा रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो इसके बारे में बताएं कि सुभान खां कौन है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, किस प्रकार का रेखा चित्र जो है वो हमारे देखिए शिवानी जी, सुभान खां जो है ये लेखक के ऐसा नहीं है कोई काल्पनिक चित्र है, ये पूर्ण रूपेण जो है वास्तविक चित्र है, लेखक के जीवन से जुड़ा हुआ। और सुभान खान एक ऐसा व्यक्तित्व लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है जो पूर्ण रूप से एक सामाजिक व्यक्ति है, यानी उसके भीतर जो है समाज झलकता है, और समाज के प्रति उसकी जो कर्तव्य बोध है या जो उसकी भावनाएं हैं वो पूर्ण रूप से इस रेखा चित्र में हमें देखने को मिलती है, जो कि एक मतलब सही तरह से कहें कि एक विशिष्ट व्यक्ति जो समाज का अपना योगदान देता है, उस तरह का व्यक्तित्व इनमें। एक तो एक बड़ा कर्मठ व्यक्तित्व है, यानी कि एक लेखक शुरू में ही बताता है इसमें कई सारी की बड़ा प्रभावी जो व्यक्तित्व है, और पूर्ण रूप से ये प्रभाव डालता है अपने आसपास हो, समाज हो, जितने भी व्यक्ति उनके साथ जुड़े हैं उन सब पे ये प्रभाव डालते हुए हमें नजर आता है सुभान खां। बिल्कुल। और मैंने जब ये रेखा चित्र पढ़ा तो कुछ पंक्तियां इस तरह की भी कि आला दर्जे के विचारों से वो जो सुभान खां हैं वो भरे हुए थे, और अपने कर्म और ईश्वर के अलावा वो
किसी को कुछ नहीं मानते थे। उनकी जिंदगी में दो ही चीजें थी, एक उनका अल्लाह और दूसरा उनका काम। और काम करते हुए वो कभी ईश्वर को नहीं भूले, और ईश्वर की इबादत से जैसे ही फुर्सत मिलती थी वो अपने काम पर लौट आते थे। हाँ। तो इस तरह का व्यक्तित्व, बहुत एक अलग तरह के व्यक्तित्व होते हैं जो लेखक को लगता था कि ये एक बहुत अलग तरह के और बहुत विशिष्ट भी हैं, क्योंकि इस तरह के लोग हमें अमूमन देखने को मिलते नहीं हैं। बिल्कुल, मैंने जैसे आपको कहा कि अब ये मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से लेखक के जीवन के साथ जुड़ा है ये। अब सुबहा खां की अगर बात करें, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि लेखक का जो भरण पोषण है या वो ये सब हुआ इनके ननिहाल में जी। तो अपने मामा जी के पास ये लोग रहते थे। तो इनके मामा जी के यहाँ ये लोग सुबहा खां आते थे और राजमिस्त्री का कार्य करते थे जी। और वहां कई दिन रहते थे। हाँ। तो ये अपने आप में दिखाता है कि समाज कितना जुड़ा हुआ था। अगर हम बात करें तो ये तत्कालीन समाज की बात कर रहा है लेखक, क्योंकि इस रचना का जो सृजन है, इस जो पुस्तक है जिसका आपने भी जिक्र किया, माटी की मूर्तें हैं, इसका जो रचना काल है ये 1950 के लगभग है जी। तो आप समझिए कि देश जुम्मा आजाद हुआ था, 47 में देश आजाद हुआ था। तो इस रचना का जो बीज है ये उस समय पड़ा जब देश में सामाजिक अस्थिरता थी। पहले तो स्थिरता थी, उसकी बात बताइए लेखक ने कि किस तरह से भारतीय समाज एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। अगर हम 47 के पहले के भारत की बात करें तो 47 से पहले भारत किस तरह से एक सूत्र में पिरोया गया था, ये लेखक ने बड़ी बार बताया है, कई लेखकों ने बताया है कि 47 से पहले हम लोगों के रीति रिवाज, सारे लोक पर्व जितने भी थे सारे एक थे जी। ये सुबहा खां में भी हमें चित्रित होता है कि किस तरह से सुबहा खां जो है वो लेखक जो है वो सुबहा खां के घर भी जाता है। ईद त्योहार हो, चाहे हमारे यहाँ होली हो, ईद में वहां सेवैयां खाता है। यहाँ तक कि मुहर्रम का भी जिक्र है कि मुहर्रम में कितने दिन वो वहां पे रहते हैं। मुहर्रम में वो शिरकत करते हैं। वहां पे जाके वहां पे पूरी तरह से तैयार होके बकायदा उनकी नानी जी वहां भेजती हैं। बताया गया है कि 9 साल तक जब तक जनेऊ उपवन की जो प्रक्रिया है पूरी नहीं हो जाती है, लेखक उनके घर में बकायदा जाते हैं। और सुबह खां जब काम करने आते हैं उनके घर पे, और वो वहां कईयों दिन रहते हैं जब तक कि काम कंप्लीट नहीं हो जाता या समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वो वहां रहते हैं। तो ये दर्शाता है कि समाज में किस तरह की एकता जो है वो उस समय हमें देखने को मिलती थी, जिसकी की जरूरत मैं समझता हूं कि हर दौर में रही है, और मुझे लगता है कि आज के दौर में भी इसकी जरूरत जो है वो बनी हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि ये तो ये एक इसलिए भी मैंने ये रचना चुनी कि इस पे बात होनी चाहिए। एक अलग विधा है, दर्शकों को इसके बारे में पता चलना चाहिए कि ये अलग तरह का साहित्य भी हमारे यहाँ लिखा पढ़ा जा रहा है। साहित्य के विद्यार्थी मूल रूप से जानते होंगे इसको, लेकिन जो गैर साहित्य के विद्यार्थी हैं, जिनको पढ़ना पसंद है, जिनको पढ़ने का शौक है, वो मुझे लग रहा है कि इससे कई चीजें सीख सकते हैं। तो ये एक सामाजिक व्यवस्था थी जिसका जिक्र जो है इसके, अगर हम कहें पहले पक्ष में लेखक ने पूर्ण रूप से हमें दिखाया कि किस तरह से एक दूसरे के त्योहारों में जाना आना, यहाँ तक कि पढ़ने में भी कोई भेदभाव नहीं था हमारे यहाँ। अगर हम मैंने कहा ना 47 से पहले के भारत की बात करें तो हमारे यहाँ ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ हिंदू लोग जो है वो मदरसों में जाके पढ़ते थे, या वो भी हमारे यहाँ आके पढ़ते थे। एक दूसरे में पढ़ाई को लेकर भी कोई तनाव या कोई भी ऐसी स्थिति नहीं थी। वो लेखक ने हमारे यहाँ बताया है, पूर्ण रूप से एक पक्ष जो है इस पे बात की है। बिल्कुल, अगर इस रेखा चित्र के हम पहले भाग की, क्योंकि मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये 2 भागों में विभाजित है, उसके अगर हम पहले भाग पर गौर करें तो वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का जो हमें एक बहुत खूबसूरत जो चित्र है वो देखने को मिलता है, जिसमें आपने भी जिक्र किया कि लेखक स्वयं वहाँ जाकर मुहर्रम में हिस्सा ले रहे हैं और उनके त्योहारों में। और जब वो जिक्र करते हैं कि हमारे यहाँ जब होली दिवाली मनाई जाती है तो उनकी नानी स्वयं वो थाल परोस कर, जिसमें बहुत
बहुत सारी चीजें हैं, पूड़ी है, खीर है, गोश्त है, वो सब वहाँ पर भेज रही हैं उनके खाने के लिए। और लेखक स्वयं उनकी जो जिक्र है कि उनकी लंबी दाढ़ी है उसको वो लगा रहे हैं, गुलाल लगाकर, अबीर लगाकर उसे रंगीन कर रहे हैं। तो ये त्योहार किस तरह से मिलजुल कर मनाए जा रहे हैं, ये सब बहुत खूबसूरत, ये जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे मन को लुभाने वाला लगता है। लेकिन वहीं हम इसके दूसरे भाग पर अगर आए तो बिल्कुल एक विपरीत हमें चित्रण जो है वो देखने को मिलता है, जिसमें कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि शहरों की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आकर गांव का माहौल जो है वो खराब करने की जिम्मेदार होती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। पहले पक्ष में हमें एकदम से, मैंने भी जब पढ़ा तो मुझे लगा कि इसके भी दो भाग हम कर सकते हैं, लेकिन अब देखिए पहले पक्ष में कितनी एकता है, कितना अपनापन है। अगर हम बात करें तो लेखक उसकी दाढ़ी को खुजाते हैं, वो पूरा अबीर लगाते हैं और वो पूरा एकदम से वो दिखाया गया है कि किस तरह से उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मतलब है मानवता से जी। क्योंकि मानवता को लेकर ही इन्होंने, जो हमारे लेखक हैं उन्होंने इसकी रचना की है। ये पूर्ण रूप से हमें वास्तविकता की ओर लेके जाता है कि वहां कैसे माहौल अपनेपन का था। और फिर अचानक हम दूसरे पक्ष पे जाएं, जैसे आपने कहा शहरों से, स्वाभाविक सी बात है, लेखक कहता है कि बचपन में मैंने उनको कहा था कि मेरे लिए, वो कहते कि मेरा एक सपना है हज करने का, ठीक है। तो लेखक कहता आप मामा जी से पैसा ले लीजिए और हज कर लीजिए। तो वो कहते कि भाई हज जो है वो अपनी मेहनत से की जाती है और वैसे भी किसी से कुछ लेके नहीं, ये अपनी मेहनत है। जब तक मेरे में मेहनत करने की वो कुव्वत होगी मैं वो काम करूंगा और फिर मैं हज जाऊंगा। फिर देखिए कैसे घटनाएं जो है वो बदलती हैं और लेखक भी बड़ा हो जाता है। वो कहता मैं जाता हूँ शहर में, और शहर में जब मैं पढ़ता हूँ तो सुबह खां दादा जो है वो लाए हैं जो वहां से मिलती है। और बहुत खूबसूरत चित्रण है, क्योंकि वो बचपन में उन्होंने कहा होता है कि आप जब भी हज जाएंगे मेरे लिए छुहारे लेकर आना। और वो जब जाते हैं, लेखक बड़ा हो चुका है लेकिन वो भूले नहीं है उसके लिए छुहारे लाना। वही कह रहा है कि अंग्रेजी स्कूल का प्रभाव हमारे यहाँ आ गया है कि वो कुछ कह नहीं पाते। कारण क्या था? मैंने कहा ना कि तब जो दौर था जब लेखक ने ये रचना लिखी तब भारत परतंत्र था। अब परतंत्रता जो थी वो अंग्रेजों की देन थी। अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे तो उन्होंने सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो है वो भारत पे कब्जा किया और जो भी काम किए वो अंग्रेजों। तो परतंत्र देश में एक अंग्रेजी स्कूल में लेखक पढ़ते थे और वहां की वो बता रहा है कि अब वो मानसिकता कहीं ना कहीं अंग्रेजियत मेरे जहन में जो है वो उतर चुकी है और वो मुझे दिख रही है। तो वो बता रहा है कि किस तरह से मतलब वो अंततः बात किस में आती है कि आंसुओं ने सारा काम कर दिया। वो कहता है कि मैं कुछ कह नहीं सका, उनको शुक्रिया अदा नहीं करता। काश मैं वो पहले की तरह एक अबोध बालक होता, बिल्कुल, तो मैं उनसे उसी तरह से कुछ ना कुछ कहता। लेकिन अब मैं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता हूँ और वो चीजें मुझ पर हावी हो चुकी हैं, मैं कुछ कह नहीं पा रहा, लेकिन मेरे आंसुओं ने जो गिरकर उनके चरणों सारी पर बात जो है चरणों में अपनी बात जो है वो कह दी। अब मैं दूसरे पक्ष की बात करूं तो देखो वहां पे किस तरह से तनाव आता है। ये तनाव का जिक्र जो है लेखक ने एक मतलब पक्ष से एकदम दूसरे पक्ष पे, क्योंकि लेखक उस दौर में रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा 1930 से लगभग 1942 तक लेखक स्वयं जेल में रहा है। 8 से 9 वर्ष जो है लेखक ने जेल में बिताए हैं, तो वह स्वयं इस चीज के भुक्तभोगी रहे हैं। तो दूसरे पक्ष में वो बताता है किस तरह से शहरों में माहौल खराब होता है। अब देखिए शहरों से ही चीजें ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं, तो शहरों में किस तरह का माहौल था और वो कैसे बदला। लेखक बताता है कि वहां पे कैसे ही पहले लोग आपस में जाते थे, उसी दुकान पे चीजें खरीदते थे, एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे, और वही लोग जो है माहौल बदलते ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। यानी कि वो जो दंगों का दौर है वो किस तरह से शुरू हो गया और कैसे उसने एक आम इंसान की मानसिकता को भ्रमित कर दिया। यानी कि वो जो पहले मिलजुल के रहते थे वो बाद में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और उसने ये बताया है कि किस तरह से इसकी आग जो है वो धीरे धीरे उसकी लपटें जो है वो गांव की ओर चल पड़ी। कहता शहरों में तो ये सिलसिला चल रहा था, जैसे ही कहता ग्रामीण परिवेश में आया तो अब ये सुबह खां जो है वो वहां मस्जिद भी बनाना चाहते थे
अंततः कहता उनका जो परिस्थितियां बदली, उनके बेटे अच्छी काम करने लगे तो घर की स्थिति सुधरी, वो हज भी हो आए, सब कुछ हो गया। अंततः उन्होंने मस्जिद भी बना ली, उनके मामा का मंदिर भी उन्होंने बनाया और मस्जिद भी बनाई और पूरे मन से बनाई। और जैसे बनाई और किस तरह से परिस्थितियां बदली, और वो देखने लायक दृश्य है। जब हम पढ़ते हैं तो हम बड़े भाव विभोर होते हैं, क्योंकि ये पीढ़ी जो है हमारी, इनको भी ये चीज का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे लोगों ने कितनी जो है वो कुर्बानियां दी हैं और किस तरह से एकता को एकजुट रखने में अपना योगदान दिया है। आप देखिए जिस तरह से गांव में आती है इसकी लपटें, तो एकदम से वो माहौल खराब होता है। वही तो सुभान खां जिसको हर कहते हैं ना, कोई भी अगर मुश्किल होती थी तो उन्हें उनकी रजामंदी ली जाती थी, उन्हें फैसला सुनाने को कहा जाता था, क्योंकि वो थे, उनका व्यक्तित्व था उस तरह का। और एक समय आता है जब लोग उन्हीं के विरोध में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो एक मुसलमान थे। यही बात है कि देखिए किस तरह से वो पहले एक सम्माननीय व्यक्ति रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी हो, उनका फैसला सर्वमान्य था, क्योंकि वो दोनों के पूजनीय थे। कारण क्या था कि वो देखिए इस तरह से कोई पूजनीय नहीं हो पाता, आपको उस तरह के कार्य करने पड़ते हैं ताकि, तो वो पूरी तरह से जो भी है, चाहे उनके फैसले, वो एक पंच के रूप में कार्य करते थे। जैसा कि बताया है, अगर रेखा चित्र आप पढ़ोगे तो उसमें बताया है कि इस तरह से वो एक पंच के रूप में कार्य करते थे और हर एक फैसले जो है वो सुनाते थे। लेकिन ये जो माहौल परिवर्तित हुआ और उस परिवर्तन से जो मतलब आग थी वो किस तरह से आई और लोग किस तरह से खड़े हो गए एकदम से उनको वो करने में, और कहते हैं कि इनके जो गांव था वहां पे संख्या बल जो है वो हिंदुओं का ज्यादा था। मैं इसी पर आ रही थी, क्योंकि लेखक ये भी कहते हैं कि अगर आपका विरोध इतना स्ट्रांग था तो आप शहर में जाकर भी विरोध कर सकते थे, लेकिन वहां जाना मुश्किल प्रतीत हो रहा था। तो सोचा यहाँ तो मुट्ठी भर मुसलमान हैं, इन पर रोब जमाना आसान है, तो क्यों ना इन्हीं को दबाया जाए। देखो उन्होंने सीधा बताया है कि भाई वहाँ एक पात्र है, वो बोलता है, लेखक ने नाम अभिधान नहीं किया है, लेकिन एक पात्र स्वयं में बोलता है कि अगर आपको इतना विरोध आ रहा है तो आप जाइए, अंग्रेजों की छावनियां पड़ी हैं, अगर उनके वहां जाते हो तो उनके वहां जितनी गाय की वो जो बात आप कर रहे हो वो वहां पे ज्यादा हो रही है, तो आप इधर के लिए ज्यादा उतावले हो रहे हैं। ये कौन बोल रहा था? लेखक के मामा जी, क्योंकि उनके मामा जी का भी प्रभुत्व उतना ही था जितना सुभान खां जी का था। कहता कि अगर आपको इतना वो है, लेकिन गांव था, गांव में एक आपसी भाईचारा जो था वो कहीं ना कहीं अंदर फिर भी था। जब उन्होंने ये बात कही तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनसे प्रतिवाद कर सके या उनका कोई विरोध कर सके। तो वो बात जो है वो कहीं ना कहीं उनके तक ही रही। फिर बात चली गई सुभान खां की ओर। अगर एक पक्ष लेखक ने दिखाया कि उस तरह के लोग थे कि जो एकदम एकजुट रखते थे, लोगों को किस तरह से बांध के रखते थे। अब बात चली गई सुभान खां की ओर। अब उनकी मस्जिद में तय हो गया कि भाई वहां कुर्बानी होगी, तो वो खड़े हो गए जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है। तो एक विराट व्यक्तित्व किस तरह से एक व्यक्ति जो है वो पूरे माहौल को ठीक कर सकता है, ये भी बताया है। तो वो आपने जैसे पढ़ा है बहुत अच्छे से, आपने भी इसको पढ़ा है, तो कैसे उन्होंने बताया कि वो डट गए कि भाई अब जो है आप मेरी जो है लाश से होके गुजरोगे, तभी आप जो है ये कुर्बानी दे पाओगे। तो लोग जो है वो समझ गए, ये बड़ी बात है। और ये ही लेखक की सफलता भी मुझे नजर आती है कि किस तरह से चाहे शहरों की आग है, लेकिन शहरों में कोई आपके रुकेगा नहीं। दो व्यक्तित्वों के जरिए उन्होंने इस आग को रोका। तो ये बताने का प्रयत्न किया कि अगर हम समाज में इस तरह के लोग जो है वो पैदा करें या इस तरह की मानसिकता के लोग हों, तो समाज जो है वो हमारा एकजुट रहेगा, कभी भी उसको मतलब बदलने की जरूरत नहीं होगी। और देखिए राष्ट्र की बात जो है वो सर्वोपरि होती है। कहीं पे भी आप देख लीजिए तो बेनीपुरी जी तो पूरी तरह से राष्ट्रवादी थे, उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने मानवीयता का पाठ इससे हमें पढ़ाया कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है वो चाहे अगर उसके अंदर मानवीयता है
तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, राष्ट्र सर्वोपरि है और मानवता जो है उससे ऊपर कोई धर्म नहीं है। यही संदेश ये जो रेखा चित्र है सुभांखा ये हमें देता है, जो ये कहता है कि अगर उनके जैसे चंद व्यक्ति हमारे समाज में हो तो हमारे समाज की परिकल्पना अलग ही होगी। आज आप हमारे स्टूडियोज में आए डॉक्टर सुनील जी, आपने इतने अच्छे से सुभांखा के रेखा चित्र पर हमसे बातचीत की और दर्शकों को इतने अच्छे तरीके से समझाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, आज साहित्यांजलि कार्यक्रम में हमने बात की रेखा चित्र विधा पर और राम वृक्ष बेनीपुरी के लिखे रेखा चित्र सुभांखा पर। अगली बार इस कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य विधा के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।